तो आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं वो है रीवर्क, जिसको ऑथर जेसन फ्रीड और डेविड हानसन ने लिखा है। ये बुक उन सभी के लिए है जिनका ड्रीम है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, या फिर उन सभी के लिए जो एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। ये बुक उन सभी हार्डकोर एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जिनको लगता है कि वो लीड और कॉन्कर करने के लिए बॉर्न हुए हैं। ये बुक उन सभी के लिए है जो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। ये बुक उन सभी के लिए है जो एक डे जॉब में खुद को स्टक फील करते हैं और उनका ड्रीम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इमेज डाली है जो इस वीडियो के पॉइंट्स से अलग है, जिससे आपको पूरी बुक की 1 पेज समरी मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद आप वो इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फिर हम इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है इग्नोर द रियल वर्ल्ड दैट वुड नेवर वर्क इन द रियल वर्ल्ड। इसका मतलब ये कि ये रियल वर्ल्ड में काम नहीं करेगा। जब भी आप किसी पर्सन को अपने न्यू आइडिया के बारे में बताते हो तो वो पर्सन आपके आइडिया को देख के बोलता है कि ये आइडिया रियल वर्ल्ड में काम नहीं करेगा। ये सुन के आपको ऐसा लगता है जैसे रियल वर्ल्ड एक डिप्रेसिंग सा प्लेस है, एक ऐसा प्लेस जहाँ न्यू आइडियाज, अनफेमिलियर अप्रोच और फॉरेन कॉन्सेप्ट्स हमेशा फेल होते हैं। सिर्फ वही चीजें विन करती हैं जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मे बी वो कितनी भी फ्लॉड और इनएफिशिएंट हो। आजकल के ह्यूमंस आपके फ्रेश कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को एज अ फेलियर सोचते हैं। वो सोचते हैं कि सोसाइटी आपके आइडियाज के लिए रेडी नहीं है, और वही लोग आपकी होप और एम्बिशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आपको कन्विंस करते हैं कि आपके आइडियाज इम्पॉसिबल हैं। वो लोग बोलते हैं कि आप अपने आइडियाज पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट आपको अपने आइडियाज पे ट्रस्ट होना चाहिए, ना कि बाकी लोगों के थॉट्स पे। वो वर्ल्ड, वो सोसाइटी में भी उन सभी लोगों के लिए रियल हो, बट उसका ये मतलब नहीं कि आप भी उनके वर्ल्ड में लिव करो। रियल वर्ल्ड कोई रहने का प्लेस नहीं है, बट एक एक्सक्यूज है, एक जस्टिफिकेशन कुछ ट्राई ना करने का। बट इससे आपको और आपके बिजनेस आइडिया को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है प्लानिंग इज गेसिंग। अगर आप एक फॉर्चून टेलर नहीं हो, एक ऐसा पर्सन जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हो, तो आपकी सारी लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग एक फैंटेसी की तरह है, क्योंकि आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म चलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि मार्केट कंडीशंस, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके कस्टमर्स, कंट्री की इकोनॉमी एक्सेट्रा। जब भी आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हो तो आपको एक पॉजिटिव सी फीलिंग आती है कि आप अपनी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ऑथर बोलते हैं क्यों ना हम अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को उनके रियल नेम से कॉल करें, जैसे गेसेस। आपको आज से ही अपने बिजनेस प्लान्स को बिजनेस गेसेस बोलना है, फाइनेंशियल प्लान्स को फाइनेंशियल गेसेस बोलना है, अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स को स्ट्रेटेजिक गेसेस बोलना है, क्योंकि जब भी आप अपने गेसेस को प्लान्स में कन्वर्ट करते हो तब आप एक डेंजर जोन में एंटर करते हो। आप सोचते हो जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ वही सेम आपके साथ फ्यूचर में भी होगा, और ऐसे ही आप अपनी आईज को कवर कर लेते हो फेक पॉसिबिलिटी से। हम सभी के प्लान्स इनकंसिस्टेंट होते हैं बिना किसी प्रिपरेशन के, बट रियलिटी में हम सभी को जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे गोल्स अचीव करते टाइम मिलती है उन्हें हमें पिक कर लेना चाहिए। आप अपने प्लान्स को कब राइट डाउन करते हो? जब आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे होते हो, उससे पहले। और वो सबसे बेकार टाइम होता है एक बड़ा डिसीजन लेने का। ऑथर कहते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने आने वाले ऑब्स्टिकल्स को आप कैसे अटैक करोगे उसके बारे में सोचना गलत नहीं है। वो एक अच्छी एक्सरसाइज है, बट आपको एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस लॉन्ग टर्म प्लान को फिर से कभी नहीं देखोगे। वो सभी प्लान्स जो भी कुछ पेजेस से ज्यादा लंबे होते हैं वो मोस्टली डस्टबिन में ही जाते हैं। आपको आज और अभी से ही गेस वर्क करना बंद करना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि आप इस वीक क्या करोगे, आज क्या करोगे, ना कि आने वाले नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में क्या क्या करोगे। आपको अपने नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में डिसीजन लेने चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा एडवांस के स्टेप्स पे। जैसे कि आप नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे, आपका प्लान होना चाहिए, क्योंकि बिना प्लान के आपका फ्यूचर स्केरी होगा। बट किसी प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करना जो बहुत लॉन्ग टर्म और रियलिस्टिक नहीं है वो गलत है। इसीलिए अपने नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में
डिसीजन लो और उस डिसीजन पे एक्ट करो। पॉइंट नंबर 3 है इनफ विद एंटरप्रेन्योर्स। हम सभी को ये एंटरप्रेन्योर वाली टर्म को रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि ये टर्म ही बहुत आउटडेटेड और प्रेशर से लोडेड है। ये टर्म सुन के ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक्सक्लूसिव मेंबर ओनली क्लब के लिए हो। ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट फिर भी वो खुद को एक एंटरप्रेन्योर नहीं सोचते। बहुत सारे लोग इवन खुद को एक बिजनेस ओनर्स भी नहीं समझते। वो सभी सिर्फ वही चीजें कर रहे हैं जिनको करने में उन्हें मजा आता है और उसके लिए उन्हें पे करा जा रहा है। तो इसीलिए हमें ये एंटरप्रेन्योर वर्ड, जो कि आजकल एक फैंसी साउंडिंग वर्ड बन चुका है, उसे थोड़ा डाउन टू अर्थ बनाना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर्स बोलने से बेटर है हम उन्हें स्टार्टर्स बोले। ऐसा हर एक पर्सन जो किसी भी न्यू बिजनेस को क्रिएट करता है वो एक स्टार्टर है। आपको कुछ भी स्टार्ट करने के लिए कोई MBA की डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कोई फैंसी सूट, ना कोई फैंसी ब्रीफकेस की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 है स्टार्ट मेकिंग समथिंग। हम सभी का एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है जो हमेशा बोलता है कि उनके पास एक आइडिया था eBay जैसा, Amazon जैसा, बट अगर उन्होंने उस टाइम पे अपने आइडिया पे वर्क कर लिया होता, एक्शन ले लिया होता, तो वो भी आज एक बिलियनियर होते। बट ये सुन के ही कितना स्टूपिड लग रहा है, कितना क्रेजी लग रहा है। आपके पास Amazon, eBay, टेस्ला का आइडिया होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक आपने उस आइडिया पे स्टेप ना लिया हो। जो भी आप एक्शंस लेते हो वही सबसे ज्यादा मैटर करता है, ना कि जो आपने सोचा या फिर प्लान किया। अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया बहुत वैल्यूएबल है तो जाके अपने आइडिया को सेल करने का ट्राई करो और देखो कि आपके आइडिया को कौन सुनता है और आपके आइडिया से आपको कितना प्रॉफिट होता है। जब तक आप अपने आइडिया से कुछ प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट ना कर दो, तब तक आपका ब्रिलियंट आइडिया सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया ही है। पर ऐसे आइडियाज हर ह्यूमन के पास होते हैं। स्टैनली क्यूब्रिक, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थे, वो सभी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को एक एडवाइस देते थे कि गेट होल्ड ऑफ अ कैमरा एंड सम फिल्म एंड मेक अ मूवी ऑफ एनी काइंड एट ऑल। इसका मतलब कि आपको फिल्म मेकिंग सीखने के लिए कैमरा को होल्ड करना पड़ेगा और किसी भी टाइप की कुछ भी मूवी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैनली जानते थे कि जब आप किसी भी चीज में नए हो तो आपको अपना फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। आपको अपने कैमरा को यूज करके एटलीस्ट कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सारे प्लान्स और उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस के पीछे जो चीज मैटर करती है वो है आपका फर्स्ट स्टेप। आपको एटलीस्ट कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए कैमरा लो, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो और शूट करो। क्योंकि आइडियाज बहुत चीप होते हैं, इसीलिए अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करना सीखिए। पॉइंट नंबर 5 है बिल्ड हाफ अ प्रोडक्ट नॉट अ हाफ एज प्रोडक्ट। हम सभी की मल्टीटास्क करने की एक बहुत गलत आदत होती है। जब भी हम अपने बहुत सारे ग्रेट आइडियाज को एक साथ ट्राई करते हैं तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत क्रैपी होता है और एक बहुत बड़ा फेलियर होता है, क्योंकि हम सभी के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड एबिलिटी है और लिमिटेड फोकस है। आजकल आपने एक आइडिया पे 100% फोकस के साथ अपनी पूरी एबिलिटी के साथ काम करना भी बहुत मुश्किल है। और अगर आप ऐसे ही अपने 10 आइडियाज पे एक साथ फोकस करोगे तो आप सोच ही सकते हो कि फाइनली क्या होगा। इसीलिए अपने बेस्ट आइडियाज के लिए अपने बाकी सारे आइडियाज पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और अगर आपका वो आइडिया सच में फैंटास्टिक है तो आप उस आइडिया को हमेशा थोड़े टाइम बाद कर सकते हैं। जब भी हम किसी बहुत बड़े शेड्यूल में से कुछ अननेसेसरी चीजों को डिलीट करते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। ऐसे ही डायरेक्टर्स अपनी मूवी में कुछ सीन कट कर देते हैं उस मूवी को ग्रेट बनाने के लिए। इवन ऑथर ने इस बुक को 57,000 वर्ड से 27,000 वर्ड्स में करा, क्योंकि वो इस बुक को शॉर्ट और क्रिस्प बनाना चाहते थे, इस बुक को बेस्ट बनाना चाहते थे। इसीलिए आप भी अपने एक टास्क पे 100% फोकस के साथ काम करो और आपको अच्छे रिजल्ट्स खुद दिख जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है डोंट बी अ हीरो। बहुत सारे सिचुएशंस में क्विटर बनना बेटर है हीरो बनने से। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप एक टास्क 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, बट उस टास्क में आपको 4 घंटे हो गए, बट आपसे वो टास्क 1/4 भी नहीं हुआ हो, तो आपका माइंड सोचेगा कि मैं इस टास्क पे गिव अप नहीं कर सकता हूँ,
क्योंकि इस टास्क में मैंने ऑलरेडी अपने 4 घंटे स्पेंड कर दिए और ऐसे ही आप हीरो मोड में चले जाते हो और ऐसे ही आप खुद को टास्क से ओवरलोड कर लेते हो। बट क्या ये वर्थ इट था? मे बी नहीं। टास्क वर्थ इट जब होता है जब आपने 2 आवर्स का टास्क 2 आवर्स में ही कंप्लीट कर लिया हो, ना कि 16 आवर्स में। इन 16 आवर्स में आप कितने टास्क कंप्लीट कर सकते हो? हम सभी क्विटिंग को ऑटोमेटिकली फेलियर के साथ अटैच कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने किसी टास्क में बहुत टाइम स्पेंड कर दिया हो जो उसके लायक भी नहीं है, तो आपको उस टास्क पे क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको वो टाइम वापस नहीं मिलेगा। तो हमने इस बुक से 6 पॉइंट्स डिस्कस किए। तो वो पॉइंट्स हैं: पॉइंट नंबर 1, इग्नोर द रियल वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग इज गेसिंग। पॉइंट नंबर 3, इनफ विद एंटरप्रेन्योर्स। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट मेकिंग समथिंग। पॉइंट नंबर 5, build half a product, not a half-ass product. Point number 6, don't be a hero. और हाँ, डिस्क्रिप्शन से इस बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की इमेज डाउनलोड करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में इस बुक को फिर से पूरा रीड नहीं करना पड़ेगा। तो आप वो इमेज जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ये बुक बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ आज जो आपने सीखा उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने क्लोज्ड वन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इम्प्रूव कर सके अपनी लाइफ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए और सीखते रहिए।